वेलकम बैक टू टुडेज़ वीडियो। दिस इज़ अनुपमा। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 11th की वीडियो लेके आई हूँ। क्लास 11th में हम लोग फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं केमिस्ट्री का, विच इज़ सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। और इस चैप्टर में हम लोगों ने मास परसेंटेज तक कंप्लीट कर लिया है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्टोक्योमेट्रिक कैलकुलेशंस हमें कैसे करनी है। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने मास परसेंटेज और उसको यूज़ करके हम कैसे किसी भी मॉलिक्यूल का एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं, इस बारे में बात करी थी। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को स्टोक्योमेट्रिक बताऊंगी और उनकी कैलकुलेशंस के बारे में बताऊंगी। और ध्यान रखिएगा कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ऑब्वियसली, बिकॉज स्टोक्योमेट्रिक एक ऐसी चीज़ है जो आप लोग हर जगह यूज़ करेंगे। आई मीन मास परसेंटेज के कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके भी स्टोक्योमेट्री के क्वेश्चंस बन सकते हैं। स्टोक्योमेट्री को यूज़ करके आपके आगे चल के जब हम कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़ेंगे वहाँ पर भी इसको यूज़ करके क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। मतलब कि ये एक ऐसा पार्ट है इस चैप्टर का विच कैन नॉट बी स्किप्ड। So without wasting any time, let's start the video and make sure that you watch the video till the end and hit the like button if you like my effort. Also subscribe to the channel if you are new here and haven't done it yet. So let us start the video. So आज का हमारा टॉपिक होगा स्टोक्योमेट्रिक कैलकुलेशंस। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि स्टोक्योमेट्री का मतलब क्या होता है और हमें कैसे यूज़ करना है इसको टू सॉल्व द क्वेश्चंस। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं बात करती हूँ स्टोक्योमेट्री होता क्या है। देखिए, स्टोक्योमेट्री एक तरीके से ये बताता है कि अगर आपको कोई केमिकल इक्वेशन लिखा हुआ मिला है तो आप उस इक्वेशन से क्या क्या बातें, क्या क्या चीज़ों को समझ सकते हैं, उस बारे में बात करता है स्टोक्योमेट्री। और इन चीज़ों को समझ के आप कैसे कैलकुलेशन करेंगे उसकी बात, तब हम कहते हैं उसको स्टोक्योमेट्रिक कैलकुलेशंस। जैसे फॉर एग्जांपल कि मैंने एक सिंपल सा रिएक्शन में ले रही हूँ। लेट्स सी, मैंने ले लिया है N2 प्लस H2 गिव्स NH3। नाइट्रोजन गैस रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन गैस टू फॉर्म अमोनिया। तीनों गैसियस स्टेट में है। अब ज़रा इसको बैलेंस करें, बिकॉज बिना बैलेंस किए तो हम इक्वेशन के बारे में बात ही नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम इसको बैलेंस करें तो देखिए यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 3। ठीक है, तो अब ये मेरे पास एक केमिकल इक्वेशन आ गया है। हम इस केमिकल इक्वेशन से कौन कौन से पॉइंट्स, कौन कौन सी बातों को डिराइव कर सकते हैं, यही बताएगा स्टोक्योमेट्री। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूं तो मैं क्या ये कह सकती हूँ कि यहाँ पर 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस, भाई आगे कुछ नहीं है, कोई कोफिशिएंट नहीं है, इसका मतलब क्या है 1। तो मैं क्या लिख सकती हूँ कि 1 मोल, हम मोल कॉन्सेप्ट अब पढ़ चुके हैं, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस रिएक्ट्स विद 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस टू फॉर्म 2 मोल्स ऑफ अमोनिया, है ना। हम ये बात कर सकते हैं। इसके साथ साथ मोल्स की जगह पर मैं ये भी तो बोल सकती हूँ कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन टू गिव 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया। ये 2 कहाँ से आ रहा है भाई, ये 2 यहाँ से आ रहा है, ये 3 कहाँ से आ रहा है, ये 3 यहाँ से आ रहा है। ठीक है, 3। अच्छा, और क्या क्या बातें हम यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर मैं एटम्स की बात करूँ, ठीक है, तो एटम्स की बात करूँ तो क्या हम एटम्स कैलकुलेट कर सकते हैं इस रिएक्शन को देख के? बिल्कुल भाई, नाइट्रोजन में कितने एटम्स हैं? 2। ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं 2 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, रिएक्ट विद हाइड्रोजन में कितने एटम्स हैं? 2। एक हाइड्रोजन में 2 एटम्स, टोटल हमारे पास हाइड्रोजन है कितने? 3। तो 3 2 6, यानी कि 6 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। ये भी एक तरीका है, एक एनालिसिस है जो आप केमिकल रिएक्शंस को यूज़ करके उसको देखकर आप पहचान सकते हो। अब अमोनिया में, अब देखिए अमोनिया में टोटल हैं कितने एटम्स? 3 हाइड्रोजन के और 1 नाइट्रोजन का, टोटल 4। लेकिन अमोनिया हमारे पास कितने हैं? 2, यानी कि 4 × 2, टोटल कितने एटम्स हो गए? 8 एटम्स हो गए। ठीक है, तो ये बात हो गई एटम से। और क्या क्या बातें पता लगा सकते हैं? और देखिए, हम पता लगा सकते हैं इसके वॉल्यूम के बारे में। देखिए हम कैसे लिख सकते हैं, 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन, 3 वॉल्यूम्स ऑफ hydrogen to form 2 volume of
अमोनिया। ये जो चीज़ें मैंने लिखी है इसी को हम बोलते हैं क्या, स्टोकियोमेट्री। एक और चीज़ हम यहाँ पर पता लगा सकते हैं, वो क्या है, मास। ठीक है, तो देखिए नाइट्रोजन N2 का कितना मास होगा, 28 grams of ammonia reacts with 6 grams of hydrogen 3 2s are 6 grams of hydrogen to form 2 molecules of ammonia। यानी कि अमोनिया कितना होता है, टोटल कितना हो जाएगा, ये नाइट्रोजन होता है आपका 14 और 14 प्लस 3 हो गया आपका 17 into 2 is 34 grams of अमोनिया। अब ज़रा एक चीज़ इस बात का ध्यान रखना है, स्टोकियोमेट्री एक तरीके से आपको इस बात का आइडिया दिलाएगा कि आपने केमिकल रिएक्शन की बैलेंसिंग सही करी है या नहीं, क्या क्या चीज़ें मैच करनी चाहिए आपकी, मैच करनी चाहिए नंबर ऑफ़ एटम्स। अगर नंबर ऑफ़ एटम्स आपका मैच कर रहा है, मैच करने का मतलब 6 एटम प्लस 2 एटम, दोनों को मिला के कितने एटम्स बनने चाहिए, 8। ठीक है, तो 8 एटम्स मैच कर रहा है और आपका मास मैच करना चाहिए, जैसे 28 प्लस 6 विल बी 34, तो 34 ग्राम्स हमारा आ रहा है। यानी कि ये जो बैलेंसिंग हमने करी है वो एकदम सही है। तो कहने का मतलब ये है कि स्टोकियोमेट्रिक आपको ये बताता है कि किसी भी केमिकल इक्वेशन से आप क्या क्या चीज़ें डिराइव कर सकते हैं, आपको क्या क्या बातें अंदाजे लगा सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कैलकुलेशंस की, जो कि ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है। अब मान लीजिए कि मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल देती हूँ। लेट्स से वी टेक H2 प्लस O2 गिव्स H2O, बिकॉज ये काफ़ी ईजी सा रिएक्शन है, तो यहाँ से कैलकुलेशन सीखेंगे तो ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा। अच्छा, अब इसको बैलेंस करेंगे, तो भाई इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ आ जाना है हमारा 2, यहाँ आ जाना है हमारा 2। ठीक है, तो 2 हाइड्रोजन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन टू गिव 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, या हम ये कह सकते हैं 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन टू गिव 2 मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है, इसको ये आगे वाला जो कोफिशिएंट है इसी को हम देखते हैं और उसी हिसाब से हम मोल्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, जो भी एटम्स वगैरह, मास, उस हिसाब से हम अंदाज़ा लगाते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि मैं आपसे पूछती हूँ कि भाई 2 मोल हाइड्रोजन का 1 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है ताकि 2 मोल वाटर बन जाए। अब इस बात में मत ध्यान दीजिएगा कि भाई ये 2 + 1 3 होना चाहिए, नहीं, ये कोई ज़रूरी नहीं है। 2 + 1 3 यहाँ पर नहीं होना चाहिए, यहाँ पर वेरी कर सकता है। आप ये मत सोचिए कि यहाँ पे 2 मोल्स हैं, यहाँ पे 1 मोल है तो यहाँ 3 होना चाहिए, नहीं, नॉट नेसेसरी। हो भी सकता है, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो ये जो चीज़, ये जो बातें हमने, ये जो मैंने ये लिखा हुआ है, ये मुझे कहाँ से पता चली है, इक्वेशन से। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूँ कि भाई मेरे पास 2 मोल हाइड्रोजन का नहीं है, मेरे पास 6 मोल हाइड्रोजन के हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूँ कि मेरे पास 2 मोल्स नहीं, मेरे पास 6 मोल्स हैं, तो अगर मैं 6 मोल हाइड्रोजन का ले रही हूँ तो मुझे कितना मोल वाटर मिल जाएगा। ठीक है, यही सिंपल सा क्वेश्चन है। मैंने आपको बोला कि एक इक्वेशन मैंने यहाँ लिखी हुई है और इस इक्वेशन से पता लगाइए कि अगर मेरे पास 6 मोल हाइड्रोजन रहता तो मुझे कितना मोल वाटर मिलता। अब आप यहाँ पे बड़ा ही सिंपल सा लॉजिक लगा सकते हैं कि जब हम 2 मोल लेते हैं तो 2 मोल वाटर बनता है, यानी कि जितना हम हाइड्रोजन लेंगे उतना ही हमें वाटर मिल रहा है। तो सिंपल सा कॉमन सेंस है कि जब 2 मोल लिया तो 2 मोल बना, जब 6 मोल लेंगे तो 6 मोल वाटर बन जाएगा। या आप सिंपली ये भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे ये 6 लाने के लिए मैं इसको क्या करूँ, 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ। इसको मैं क्या करती हूँ, इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, इसको भी मल्टीप्लाई कर दूँगी 3 से, इसको भी मल्टीप्लाई कर दूँगी 3 से, तो ये आ गया है 6 और ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 6। यानी कि 6 मोल हाइड्रोजन के लिए मुझे कितना ऑक्सीजन चाहिए, 3 मोल्स ऑक्सीजन चाहिए ताकि मैं 6 मोल्स वाटर को बना सकूँ। ठीक है, चलिए अब एक और, अब ग्राम्स के बारे में भी कुछ बातें कर लेते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास ये इक्वेशन दिया हुआ है और मैं आपसे कहती हूँ, अच्छा इस इक्वेशन से पहले हम लोग सबसे पहले ग्राम्स निकाल लेते हैं। तो अगर मैं ग्राम्स निकालें तो यहाँ पर ये कितने ग्राम्स हो जाएंगे, 4 ग्राम्स। ठीक है भाई, 2 2 4 ग्राम्स होगा हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, 2 हाइड्रोजन यानी कि 2, और हाइड्रोजन H2 गैस हैं कितने, 2, यानी कि 2 2 4 ग्राम्स हो गया। इसका मास कितना हो गया 32, ऑक्सीजन O2 का मास 32। अब देखिए बहुत छोटी छोटी बहुत बेसिक सी चीज़ें जो आप क्लास 9 में पढ़ के आ चुके हैं, तो अब इतना डिटेल में भी हम नहीं जाएंगे, इतना भी ज़ीरो लेवल नहीं जाएंगे। तो मैं अज्यूम कर रही हूँ कि आपको इतना तो आता होगा कि आप कैलकुलेट कर लें मास। ठीक है,
अच्छा, और यहाँ पर वाटर का मास कितना हो जाएगा, एक वाटर के मॉलिक्यूल का मास 18 ग्राम्स होता है। यहाँ पे हमारे पास कितने हैं, 2, यानी कि 18 × 2 विच इज़ 36 ग्राम्स। और देखिए ऐड करने पे 36 ग्राम्स आ भी रहा है, बढ़िया, यानी कि हमने बैलेंसिंग सही कर ली है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ। लेट्स से मैंने आपसे बोला कि भाई मेरे पास 4 ग्राम्स, ये चलिए इसको करते हैं, मेरे पास, मैं आपको बोल रही हूँ मेरे पास 32 ग्राम्स ऑक्सीजन नहीं है। 4 ग्राम हाइड्रोजन को 32 ग्राम्स ऑक्सीजन चाहिए ताकि वो 36 ग्राम्स वाटर बना सकें, लेकिन मेरे पास ऑक्सीजन 32 ग्राम्स नहीं है। मेरे पास कितने हैं, मेरे पास 16 ग्राम्स ही है। ठीक है, मेरे पास सिर्फ 16 ग्राम ऑक्सीजन ही है। तो जब मेरे पास 16 ग्राम्स ऑक्सीजन है तो कितना वाटर बनेगा और कितना हाइड्रोजन लगना चाहिए। तो बस आपने जैसे यहाँ पर हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया था, हम यहाँ पर 32 से 16 में जाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। हमने क्या कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया तो ये 16 आ गया। इसको भी 2 से डिवाइड कर देंगे तो यह आ जाएगा 18 ग्राम्स, और इसको भी 2 से डिवाइड कर देंगे तो यह आ जाएगा 2 ग्राम्स। यानी कि 16 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन विल रिक्वायर 2 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म 18 ग्राम्स ऑफ वाटर। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब ये कुछ जो मैंने नंबर्स दिए हुए हैं ये काफ़ी इजी वाले हैं, जिसको आप 3 से मल्टीप्लाई करें, 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 से डिवाइड कर दें तो आपको आंसर आ जाएगा। बट इतने इजी तरीके से आपको क्वेश्चंस ऑब्वियसली नहीं मिलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चंस के लिए उस वहाँ पर किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके लिए हमें क्वेश्चंस चेक करने पड़ेंगे। तो पहले तो मैंने बड़ा ही इजी सा सिंपल सा क्वेश्चन लिया हुआ है, विच इज़ हाउ मैनी मोल्स ऑफ नाइट्रोजन आर नीडेड टू प्रोड्यूस 8.2 मोल्स ऑफ अमोनिया बाय रिएक्शन विद हाइड्रोजन। वही वो अमोनिया का फॉर्मेशन वाला रिएक्शन जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाया। तो ज़रा इसको देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे हाउ मेनी मोल्स ऑफ नाइट्रोजन आर नीडेड टू प्रोड्यूस अमोनिया रिएक्शन विद हाइड्रोजन। पहले तो इक्वेशन लिख लेते हैं। तो इक्वेशन हमने लिख लिया N2 + H2 गिव्स अमोनिया। ठीक है, बिना बैलेंस की अगर आप कोई इक्वेशन लिखते हैं तो वो अमान्य है। ठीक है, कोई मतलब नहीं होगा, फिर आप सारा कैलकुलेशन गड़बड़ करोगे। तो बैलेंस करना ज़रूर सीख लेना। ठीक है, अब ज़रा हमें किससे बात करी है, किस लैंग्वेज में बात कर रहा है, हमसे मोल्स के बारे में बात कर रहा है, तो हम मोल्स को ही कंसिडर करेंगे। हमें मास, मॉलिक्यूल, इन सबसे कोई मतलब नहीं है। मोल्स के लिए आपने 8.2 मोल्स दिया हुआ है क्वेश्चन में और मोल्स के बारे में ही पूछ रहे हैं, तो हम सिर्फ मोल्स के बारे में बात करेंगे। तो ज़रा मोल्स के बारे में पहले लिख लेते हैं कि इस रिएक्शन में हैं कितने मोल्स। जब हम 1 मोल नाइट्रोजन का लेते हैं और 3 मोल हाइड्रोजन का लेते हैं तो मुझे कितने मोल अमोनिया मिल जाता है, 2 मोल्स। लेकिन मैंने 2 मोल्स अमोनिया नहीं बनाया, मुझे कितना मोल अमोनिया मिला है, 8.2 मिला है। 8.2, 2 मोल नहीं मिला, कितना मोल मिला, 8.2 मोल्स। मुझसे पूछा है कि कितना नाइट्रोजन मुझे चाहिए होगा। भाई जब हम 2 मोल लेते थे तो हमें 1 मोल नाइट्रोजन लगता था। 2 मोल अमोनिया बनाने के लिए मुझे कितना मोल नाइट्रोजन लगता था, 1 मोल। सिंपली आधा है कि नहीं। जब आप 1 मोल नाइट्रोजन लेते हैं उसका दुगना बन रहा है अमोनिया, यानी कि जब आप 10 मोल लेंगे तो उसका आधा आपने नाइट्रोजन लिया होगा, 5 मोल। अगर आपने 5 मोल लिया है अमोनिया, मतलब 5 मोल अगर अमोनिया बन रहा है तो उसका एग्जैक्टली आधा नाइट्रोजन, यानी कि 2.5। हमने कितना मोल बनाया है अमोनिया, 8.2। इस 8.2 को बनाने में मुझे नाइट्रोजन कितना लगा होगा, इसका एग्जैक्टली आधा, विच इज़ 4.1। तो 4.1 मोल्स ऑफ अमोनिया, सॉरी नाइट्रोजन विल बी रिक्वायर्ड। ठीक है, 4.1 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन विल बी रिक्वायर्ड। तो इस तरीके से आपको जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन पूछा है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस आफ्टर कंबस्शन। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। बस यहाँ पर अब देखिए, इससे पहले वाले क्वेश्चन में ज़रा हम देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में जो वैल्यू दी गई है वो मोल्स में दी गई है, जो वैल्यू पूछी गई है वो भी मोल्स में पूछी गई है, यानी कि दोनों ही बातें मोल्स में हो रही हैं। इस क्वेश्चन में ज़रा देखें,
तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें जो वैल्यू दी गई है वो ग्राम्स में दी गई है, ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दिया गया है, और जो वैल्यू पूछी गई है वो मोल्स में पूछी गई है, मोल्स ऑफ मीथेन पूछा गया है। तो सबसे पहले तो इक्वेशन लिखेंगे। करना क्या है, हमें यहाँ पे मीथेन का कंबशन कराना है ना। हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर कंबशन, यानी कि मुझे मीथेन का कंबशन कराना है। व्हाट इज मीथेन? CH4 प्लस O2। कंबशन मतलब बर्निंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट विल फॉर्म CO2 प्लस H2O। ठीक है, अब ज़रा बैलेंस कर लें, बिकॉज बैलेंसिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए कार्बन यहाँ पर 1 है, हाइड्रोजन यहाँ पर 4 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ हम 2 लगा देंगे। अब ऑक्सीजन कितना हो गया, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2, 4 हो गया, तो यहाँ 2 लगा देंगे। सिंपल बैलेंसिंग कर दी। ओके, तो बैलेंसिंग हो गई है। अब ज़रा देखते हैं, अब हम इसमें क्वेश्चन के हिसाब से अब हम अपनी स्टोकियोमेट्रिक लगाएंगे। बहुत ध्यान से समझना मैं क्या बात कर रही हूँ। हमें बोला क्या गया है, हमें बताया गया है 22 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बारे में ये कितना है, 22 ग्राम्स, यानी कि हम कार्बन डाइऑक्साइड के मास के बारे में बात करेंगे बस। हमें कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स के बारे में नहीं जानना, हमें बस मास के बारे में जानना है। और पूछा गया है मोल्स ऑफ मीथेन, यानी कि जो मीथेन है इसके बारे में हम किसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे, मोल्स के, और यहाँ पर हम ग्राम्स के बारे में बात करेंगे। यानी कि यहाँ पर कितने मोल्स हैं मीथेन के, 1 रिएक्शन में। ठीक है, क्वेश्चन में छोड़ दो, क्वेश्चन में तो हमें कैलकुलेट ही करना है। रिएक्शन में कितने मोल्स ऑफ मीथेन है, 1 मोल, 1 मोल ऑफ मीथेन। कार्बन डाइऑक्साइड के मास के बारे में बात करना है। भाई कार्बन डाइऑक्साइड का मास निकाल लें फिर, तो कार्बन इज 12 प्लस ऑक्सीजन इज 16 इंटू 2, ये कितना आ जाएगा आपको, 44 ग्राम्स। कार्बन डाइऑक्साइड का मास, 1 मोल का मास कितना होता है, 44 ग्राम्स। तो यानी कि 1 मोल ऑफ 1 मोल ऑफ मीथेन गिव्स 44 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये बात समझ में आ गई। हमने इसका निकाल लिया है मास, क्योंकि मुझे इसके रिस्पेक्ट में मास के बारे में पूछा है, और इसका निकाला है मैंने मोल्स। ठीक है, तो भाई अगर 44 ग्राम्स बनाता है 1 मोल, ठीक है, मैं इस तरीके से इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि यूजुअली ऐसा होता है कि जब बच्चे कैलकुलेशन करते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें किसको किससे डिवाइड करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सही से नहीं हो पाता, तो उसके लिए मैं आप लोगों को ये एक मेथड बता रही हूँ। यूनिटरी मेथड ही है ये, आप चाहें तो अपने तरीके से कर सकते हैं, नहीं तो आप मेरे तरीके से कर लीजिए, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, जो वैल्यू आपको दी हुई है, क्या दिया है हमें, 22 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का मास दिया हुआ है। जो वैल्यू आपको दी हुई है उस वैल्यूज़ को आप हमेशा इस साइड लिखेंगे, ठीक है, टुवर्ड्स योर लेफ्ट। और जो वैल्यू आपसे पूछी गई, हमें मीथेन के बारे में पूछा गया, तो हम मीथेन के बारे में सारी बातें इस तरफ लिखेंगे, यानी कि टुवर्ड्स राइट। ठीक है, और तब हमारा कैलकुलेशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना आसान होगा। तो ये हो जाएगा 44 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे ये भी लिख दे रही हूँ, ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कितना मोल चाहिए, 1 मोल। आपसे क्या पूछा है, 22 ग्राम्स के लिए कितना कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। भाई 44 ग्राम्स के लिए 1 मोल, तो 22 ग्राम्स के लिए कितने मोल्स चाहिए होंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 22 इंटू 1, इस तरीके से 22 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 44, ये कितना हो गया, 0.5 मोल्स। ठीक है, 0.5 मोल्स चाहिए होगा मुझे किसका, मीथेन का। ये तो मैंने आपको कैलकुलेशन के तरीके से बताया है कि आप कैसे करेंगे। आप चाहें तो इसको डायरेक्ट कर सकते थे। कैसे, 44 ग्राम्स के लिए चाहिए 1 मोल, पूछा गया है 22 ग्राम का निकालना है, तो भाई 44 का एग्जैक्टली हाफ ही तो है 22, तो इसका भी क्या हो जाएगा, हाफ। इसको हमने 44 को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी 1/2 से, तो आ रहा है 22 ग्राम्स, तो 1 मोल को भी मल्टीप्लाई कर दूँ 1/2 से, तो आ जाएगा मेरा आंसर 0.5 ग्राम्स। ठीक है, आप चाहें तो कॉमन सेंस यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन गो ऑन फॉर द स्टैंडर्ड बेसिक जो आपका कैलकुलेशन होता है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे पूछा गया है, व्हाट मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड विल बी ऑब्टेन बाय हीटिंग 3 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करना है और कैल्शियम ऑक्साइड बनाना है। तो सबसे पहले तो रिएक्शन लिख लें। तो जब हम कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को हीट कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस O2। ठीक है,
पूछा है मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड के मास के बारे में बात करना है मुझे, ठीक है, ग्राम्स लिखा है मैंने यहाँ पर। और दिया है कैल्शियम कार्बोनेट के मोल्स, यानी कि इसके बारे में हमें मोल्स में बात करना है। भाई जिस भाषा में सवाल बात कर रहा है उसी भाषा में आप अपने जवाब में बात करेंगे, ठीक है। तो इसके ग्राम्स, तो ज़रा इसके ग्राम्स निकाल लो। कैल्शियम ऑक्साइड के ग्राम्स, कैल्शियम इज 40 + 16 56 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। मोल्स कितने हैं भाई यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट, अच्छा इसको बैलेंस नहीं किया, ज़रा इसको बैलेंस कर लें। यहाँ पर ये कैल्शियम 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पर देखिए 3 है, CO2 होगा सॉरी, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है और यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन +1 3 है, कार्बन। रिएक्शन बैलेंस्ड है, ठीक है, तो कुछ बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी बैलेंस्ड है केमिकल रिएक्शन। तो ये 56 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड हो गया। हमने इसका ग्राम्स की भाषा में बात करना था, हमने ग्राम्स निकाल लिया। इसको किस भाषा में बात करना है, मोल्स। तो ये कितने मोल्स हैं, 1 मोल, यानी कि आपसे पूछा क्या गया है, what mass of calcium oxide will be obtained by heating 3 moles of कैल्शियम कार्बोनेट। जब हम 1 मोल हीट करते हैं तो हमें कितना ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है, 56 ग्राम्स। 1 मोल हीट करते हैं तो 56 ग्राम्स मिलता है। 3 मोल्स हीट करेंगे तो क्या मिलेगा, तो कितना मिल जाएगा भाई, इसको मल्टीप्लाई किया है 3 से तो इसको भी तो मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, 56 × 3, ठीक है, 56 × 3। ज़रा इसको मैं दूसरे कलर से लिखती हूँ वरना आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो ये हो जाएगा 3 मोल्स को 56 × 3। वैसे भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो यही आता, 3 × 56 डिवाइडेड बाय 1 विच इज़ इक्वल टू 56 × 3। तो ये आपका हो जाएगा 168 ग्राम्स, यस 168 ग्राम्स विल बी योर आंसर, ठीक है। ये 168 ग्राम्स किसका है, ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का हमें मास मिल गया। इस तरीके से हम स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस करते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ क्लोरीन आर रिक्वायर्ड टू कम्प्लीटली रिएक्ट विद 0.40 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन गैस टू ईल्ड HCl, यानी कि मुझे क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस का रिएक्शन कराना है, क्या बनाने के लिए, HCl। तो सबसे पहले तो रिएक्शन लिख लें, H2 + Cl2 गिव्स HCl, बैलेंस करेंगे आगे आ जाएगा हमारा 2, ठीक है, ओके। और आपको निकालना है ऑल्सो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ HCl फॉर्म। सबसे पहले आपको निकालना है कितने ग्राम्स ऑफ क्लोरीन, यानी कि क्लोरीन के बारे में बात की गई है ग्राम्स में और आपको हाइड्रोजन गैस दिया हुआ है ग्राम्स में, ठीक है। आपको निकालना क्या है, सबसे पहले तो क्लोरीन कितना चाहिए होगा ये निकालना है और HCl कितना बनेगा वो निकालना है। तो सबसे पहले तो हम रिएक्शन के हिसाब से कितने कितने मास चाहिए वो निकाल लें। तो रिएक्शन के हिसाब से हमें यहाँ पे चाहिए 2 ग्राम, ठीक है। यहाँ पे हमें चाहिए क्लोरीन यानी कि 35.5 एक क्लोरीन का मास होता है इंटू 2 विच इज़ 71 ग्राम्स, ठीक है। और यहाँ पे HCl इज़ 1 + 35.5 इंटू 2, तो ये हो गया 36.5 इंटू 2 हो जाएगा आपका 73 ग्राम्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 2 ग्राम्स, ये 71 ग्राम्स, ये 73 ग्राम्स। क्वेश्चन में हमें दिया क्या है, 0.40 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का मास दिया हुआ है हमको 0.40 ग्राम्स। जब 2 ग्राम हाइड्रोजन था तो मुझे कितना क्लोरीन लगता था, 71 ग्राम्स, ठीक है। तो ज़रा लिख लें कि हमें जब हमारे पास 2 ग्राम्स हाइड्रोजन था तो मुझे 71 ग्राम्स ऑफ क्लोरीन चाहिए था। 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के लिए 71 ग्राम्स ऑफ क्लोरीन चाहिए, लेकिन मेरे पास 2 ग्राम नहीं है, मेरे पास कितना है 0.40 ग्राम्स है। तो 0.40 ग्राम्स के लिए मुझे कितना क्लोरीन चाहिए होगा, क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। जो वैल्यू हमें पता होती है, मुझे हाइड्रोजन के बारे में दोनों वैल्यूज़ पता थी इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा, और जो वैल्यूज़ हमें नहीं पता होती, जैसे मुझे क्लोरीन के बारे में नहीं पता होता, मुझे क्लोरीन निकालना था हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ क्लोरीन, तो क्लोरीन के लिए हम यहाँ पर उसको राइट साइड लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 71 इंटू 0.40 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब ज़रा इसको कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा हमारा 0.2 2 2 2 1 2 2 7 14 14.2
2 ग्राम्स ऑफ Cl2 मुझे चाहिए, ठीक है, 14.2 ग्राम्स ऑफ Cl2 मुझे चाहिए होगा 0.40 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन करने के लिए। अब आपको ये भी निकालना है कि भाई HCl कितना बनेगा, तो HCl कितना बनेगा निकाल लेते हैं। 2 ग्राम H2 लेते थे, जब हम 2 ग्राम H2 लेते थे तो कितना ग्राम HCl बनता था, 73 ग्राम्स। हमने रिएक्शन के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया है, जब 2 ग्राम लेते तो 73 ग्राम्स बनता था, 73 ग्राम्स ऑफ HCl बनता था। लेकिन मैंने 2 ग्राम थोड़ी लिया, मैंने कितना लिया, 0.40 ग्राम्स लिया। तो 0.40 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन लूँगी तो कितना बनेगा, तो ये हो जाएगा 73 इंटू 0.40 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 0.2 हो गया। ये हो जाएगा 2 3 6, 2 7 14, 14.6 ग्राम्स ऑफ HCl आपका बन जाएगा। तो ये हो गए आपके आंसर, इतना आपको HCl मिलेगा और इतना Cl2 आपको चाहिए होगा, ठीक है। आई होप क्लियरली समझ में आ रही होंगी सारी चीज़ें। लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पर मुझे एक इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशन हो सकता है आपको समझ में ना आ रही हो, तो ज़रा समझ लेते हैं। इक्वेशन लिख लेती हूँ मैं दोबारा यहाँ पर, उसके बाद बात करते हैं कि सवाल क्या पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए 2KClO3 लिखा हुआ है विच इज़ इन सॉलिड स्टेट, इसको हमने हीट कर दिया है और हमें यहाँ पे क्या मिला है, 2KCl सॉलिड स्टेट में प्लस 3O2 गैसियस स्टेट में, ठीक है। तो ये रिएक्शन मुझे दिया हुआ है पहले से ही, बैलेंस्ड रिएक्शन दिया हुआ है। पूछा क्या गया है, इफ़ 2.4 मोल्स होगा ये, इफ़ 2.4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इज़ नीडेड फॉर एन एक्सपेरिमेंट, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ पोटेशियम क्लोरेट मस्ट बी डिकम्पोज। पोटेशियम क्लोरेट मतलब ये, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम दोबारा क्यों लिख रही हूँ मैं, लिखा तो हुआ ही है, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड पोटेशियम क्लोरेट। तो भाई मुझे कितना ऑक्सीजन चाहिए, कितना ऑक्सीजन इज नीडेड, 2.4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इज नीडेड, इतना ऑक्सीजन मुझे बनाना है, ठीक है, इतना ऑक्सीजन मुझे बनाना है। इतना ऑक्सीजन बनाने के लिए मुझे पोटेशियम क्लोरेट कितना चाहिए होगा, मतलब कि आपको इसका मास पूछा है, ग्राम्स, यानी कि इसके बारे में बात करी गई है ग्राम्स में और इसके बारे में बात करी गई है मोल्स में। तो हम इसको मोल्स में ही रखेंगे, इसको ग्राम्स में रखेंगे। ज़रा इसको ग्राम्स में चेंज कर लेते हैं। KClO3 मतलब क्या हो गया, पोटेशियम इज़ 39 प्लस क्लोरीन इज़ 35.5 प्लस ऑक्सीजन इज़ 16 इंटू 3, ठीक है, और इस सब को मल्टीप्लाई कर देना है हमें 2 से। तो 39 प्लस 35.5, ज़रा इसको कैलकुलेट कर लें भाई, ये बड़ा अच्छा खासा कैलकुलेशन हो गया है। ये हो जाएगा आपका 39, ये हो गया है 0.54, 174.5 प्लस 16 इंटू 3 इज़ 48, इन 2 से मल्टीप्लाई करना है। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 245 ग्राम्स, ठीक है, इतने ग्राम्स ऑफ KClO3। तो 245 ग्राम्स ऑफ KClO3 को कितना ऑक्सीजन चाहिए, 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। भाई ऑक्सीजन की बात हमें किस में करनी है, मोल्स में, यानी कि जब हम 245 ग्राम्स ऑफ KClO3 को डिकम्पोज करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन हमें मिलता है। मुझसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है 2.4 मोल्स ऑक्सीजन बनाने के लिए कितना पोटेशियम क्लोरेट, कितना KClO3 हमें चाहिए होगा। तो भाई जो वैल्यू हमें पता है, हमें पता कौन सी वैल्यू है, ऑक्सीजन वैल्यू 3 मोल्स इसकी, और यहाँ पे 2.4 गिवन भी पता हुआ है और जो पूछा है वो भी पता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, जो वैल्यू पता है उसको हम लिखते हैं लेफ़्ट साइड। कितना बना रहा है, 245 ग्राम्स बना रहा है किसका, KClO3। लेकिन मेरे पास 3 मोल्स नहीं है, मेरे पास 2.4 मोल्स ऑफ O2 है। तो 2.4 मोल्स ऑफ O2 कितना बना देगा, 245 इंटू 2.4, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है ना, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड कर देंगे इसको 3 से। तो ये हो गया हमारा 0.8, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 196 ग्राम्स। yes 196 grams of
KClO3, ठीक है, ये आ जाएगी आपकी वैल्यू, दिस विल बी योर आंसर, ठीक है। तो मुझे इतना KClO3 को डिकम्पोज करना होगा ताकि मैं 2.4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन बना सकूं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो है अब वॉल्यूम का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अभी तक हम लोग ग्राम्स, मोल्स इस बारे में बात कर रहे थे, अब हम लोग वॉल्यूम को भी इंट्रोड्यूस करेंगे इन क्वेश्चंस में। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट NTP नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। NTP दैट वुड बी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 55.2 लीटर्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड टू कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये, यहाँ पर हमको वॉल्यूम यूज़ करना है। अब देखिए वॉल्यूम, सबसे पहले तो रिएक्शन लिख लेते हैं। करना क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड को चेंज करना है किस में, कार्बन डाइऑक्साइड में। तो कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO, कार्बन मोनोऑक्साइड को जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। बैलेंस कर लें ज़रा इस रिएक्शन को, तो देखिए यहाँ पे कार्बन तो सेम है, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर लगा देते हैं 2, तो ऑक्सीजन टोटल यहाँ कितने हो गए 4, यहाँ पर भी आगे लगा देते हैं 2, तो 2 2 = 4 और यहाँ पे 2 + 2 4, ठीक है। बैलेंस हो गया केमिकल रिएक्शन। अब हमसे पूछा क्या गया है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन का वॉल्यूम पूछा गया है, ठीक है। जो जिस भाषा में पूछा है हम उसको उसी भाषा में बात करेंगे। ऑक्सीजन का वॉल्यूम पूछा गया एट NTP दैट वुड बी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 5.2 लीटर्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका क्या दिया हुआ है 5.2, एक मिनट, इसका 5.2 लीटर्स दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पर भी मुझे क्या दिया हुआ है वॉल्यूम, ठीक है। तो मुझे निकालना है ऑक्सीजन का वॉल्यूम और मुझे दिया हुआ है कार्बन मोनोऑक्साइड का वॉल्यूम, ठीक है। तो पहले तो नॉर्मल वॉल्यूम देख लेते हैं। नॉर्मल वॉल्यूम अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पर कितने मोल्स कार्बन मोनोऑक्साइड के हैं, 2 मोल्स। यहाँ पर कितने मोल्स हैं ऑक्सीजन के, 1 मोल, ठीक है। कोफिशिएंट देखते हैं हम आगे वाला, आगे कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1 है, यहाँ पर 2 है, यानी कि 2 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। और मैंने आपको बताया था कि 1 मोल में कितना वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर्स, यहाँ पे 2 मोल है तो ये क्या हो जाएगा 2 × 22.4 लीटर्स, और ये कितना हो जाएगा इसका वॉल्यूम 22.4 लीटर्स। एक ही मोल है तो एक मोल पे 22.4 लीटर्स। लेकिन मेरे पास इतना वॉल्यूम है थोड़ी, मेरे पास है कितना, सिर्फ 5.2 लीटर्स। मुझे ये निकालना है कि भाई जब 2 × 22.4 लीटर्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड हम लेते हैं तो मुझे कितना ऑक्सीजन चाहिए होता है, 22.4 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन मुझे चाहिए होता है, ठीक है। लेकिन जब मैं 5.2 लीटर्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड लूँगी तो मुझे कितना ऑक्सीजन चाहिए होगा, मुझे ये चीज़ कैलकुलेट करनी है। तो मैं क्या करूँगी, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये क्या हो गया भाई 22.4 × 5.2 डिवाइडेड बाय 2 × 22.4, ठीक है। मैंने जानबूझ के यहाँ पर इसको कैलकुलेट नहीं किया क्योंकि मुझे पता था नीचे जाके कट जाएगा। तो ये कट गया भाई, ये कट गया, और ये कितना आ गया 2 2 2 = 4 और 2 6 = 12, ये आ गया 2.6 लीटर्स। ये किसका लीटर्स आया है, वॉल्यूम किसका आया है O2 का, ठीक है। तो 2 पॉइंट, यानी कि जब हम इतने लीटर्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड लेते हैं तो इतना ऑक्सीजन चाहिए होता है, लेकिन जब हम इतना लेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड तो कितना ऑक्सीजन चाहिए होगा, 2.6 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन मुझे चाहिए होगा, ठीक है। सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7। ओके, अब देखिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट और थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन सब आने लग गए हैं, ठीक है। इसके पहले जितने भी किए वो बड़े बेसिक से थे। एक रिएक्शन हमको दे दिया गया था, उसमें हमको कोई एक वैल्यू दी गई है, कोई दूसरी वैल्यू हमको निकालना है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिए कि मैंने सिर्फ उन्हीं चीज़ों के बारे में लिखा है जिसके बारे में क्वेश्चन में बात की। यहाँ पर मैंने कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में कोई वैल्यू नहीं लिखी क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है। अब सेम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने ऑक्सीजन का 3 मोल्स लिखा, इसका हमने 245 ग्राम्स लिखा। इसके बारे में मैंने कुछ भी नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत ही नहीं। तो जिसकी ज़रूरत होगी बस आप उसके बारे में कैलकुलेशंस लिखेंगे, बाकी सब के बारे में कैलकुलेशन लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है,
ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहे हैं, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ KClO3 नीडेड टू सप्लाई सफिशिएंट ऑक्सीजन फॉर बर्निंग 11.2 लीटर्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। यानी कि यहाँ पर दो रिएक्शंस। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि मुझे करना क्या है, मुझे कार्बन मोनोऑक्साइड को बर्न करना है। ठीक है, मुझे करना क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड को बर्न करना है। यानी कि जब मैं CO को बर्न करूँगी ऑक्सीजन में तो क्या मिल जाएगा, CO2। इस रिएक्शन को अभी अभी हमने बैलेंस किया था, यहाँ 2 लग जाता है, यहाँ 2 लग जाता है। ठीक है, तो मुझे करना क्या है, मुझे कार्बन मोनोऑक्साइड को बर्न करना है। कितने कार्बन मोनोऑक्साइड को, 112 लीटर कार्बन मोनोऑक्साइड को बर्न करना है। लेकिन ये 112 लीटर कार्बन मोनोऑक्साइड को बर्न करने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, ऑक्सीजन। मुझे कुछ ऑक्सीजन चाहिए होगा। मान लीजिए कि मुझे x लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, कितना भी हो सकता है वो, ठीक है, अभी मैंने कैलकुलेट नहीं किया तो मुझे नहीं पता, बट मान लीजिए कि मुझे 112 लीटर्स कार्बन मोनोऑक्साइड को बर्न करने के लिए मुझे x लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन, या मान लीजिए x मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, जितना भी, हम मोल्स में बात कर लें, हम लीटर्स में बात कर लें, लेकिन मुझे कुछ ना कुछ ऑक्सीजन चाहिए होगा। ये जो ऑक्सीजन मुझे यहाँ चाहिए होगा, ये ऑक्सीजन मैं लाऊंगी कहाँ से, इसको बर्न करके। ठीक है, इसको बर्न करके। जब मैं KClO3 को बर्न करती हूँ, मतलब कि उसको हीट करते हैं, बर्न करना मतलब यहाँ पर हीट करना, जब हम उसको हीट करते हैं तो याद करिए ऑक्सीजन मिलता है। इसके पहले हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन इसका लिखा था, वहाँ पे हम ऑक्सीजन, यानी कि ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को कराने के लिए जो ऑक्सीजन मुझे चाहिए वो कौन देगा, ये देगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो रिएक्शंस इन्वॉल्व हैं और इन दोनों रिएक्शंस को यूज़ करके हमें निकालना है। हमें निकालना क्या है कि कितना KClO3 बर्न करूं कि मुझे इतना सफिशिएंट ऑक्सीजन मिल जाए कि मैं 112 लीटर्स कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को NTP पर बर्न कर सकूं। तो फटाफट से समझते हैं क्वेश्चन करना कैसे है। अब देखिए, सबसे पहले तो मैं यही निकालूँ भाई, कितना ये बर्न करना है, कितना ऑक्सीजन, पहले ये तो पता चले कि ऑक्सीजन चाहिए कितना, तो कितना ऑक्सीजन चाहिए ये हमें कैलकुलेट करना है। ये कैसे कैलकुलेट होगा, इस वाले इक्वेशन से। तो मुझे कितना चाहिए, कितना वॉल्यूम बनाना है, मुझे कितना वॉल्यूम बर्न करना है कार्बन मोनोऑक्साइड का, 112। तो यानी कि ये बातें हो रही हैं किसमें, वॉल्यूम में। इसको हम मोल्स में ही रहने देते हैं, मोल्स में ये ज़्यादा आसानी से हो जाएगा सॉल्व। ठीक है, इसको हम मोल्स में ही रहने देते हैं। तो अब देखिए ज़रा इसका वॉल्यूम निकालिए, ये कितना है, 2 × 22.4। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बात करी इसमें, यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड है, एक मोल में 22.4 लीटर्स होता है, तो 2 मोल्स में कितना हो गया, 2 × 22.4 लीटर्स। अभी कैलकुलेट नहीं कर रहे, इसको एज इट इज़ ही रहने देंगे, हो सकता है आगे जाके कुछ कैंसिल आउट हो जाए। अच्छा, तो इतने कार्बन मोनोऑक्साइड को, इतने लीटर्स कार्बन मोनोऑक्साइड को कितने ऑक्सीजन चाहिए, कितने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो जब, लेकिन मेरे पास इतना लीटर तो है नहीं, मेरे पास कितना है, 112। तो भाई जब 2 × 22.4 लीटर्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड को एक ऑक्सीजन चाहिए, 1 मोल ऑक्सीजन, मोल्स लिखते हैं ज़्यादा बेटर होगा, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, तो हमें ये पता करना है कि 112 लीटर्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड में कितना चाहिए होगा। तो भाई 112 में कितने चाहिए, क्या होगा, कैलकुलेट, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो चलिए ज़रा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं करूं तो ये हो जाएगा 112 डिवाइडेड बाय 2 × 22.4। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, ज़रा इसको कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा, 2 से कैंसिल कर लेते हैं, 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12, और ये 22.4 को अगर मैं इसको, चलिए काटते हैं ज़रा, 8 से, 8 7 से 56, 8 2 = 16, 2 8 8 = 64, ये हो जाएगा हमारा 1.4, तो इसका मतलब 2.5, तो ये हो गए हमारे भाई 2.5 मोल्स ऑफ O2। यानी कि मुझे 22.4 लीटर्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड से के लिए 1 मोल ऑक्सीजन चाहिए होता था। अब मेरे पास 112 लीटर्स ऑफ
कार्बन मोनोऑक्साइड है उसके लिए मुझे 22.5 मोल्स ऑफ O2 चाहिए। ये 2.5 मोल्स ऑफ O2 मुझे कहाँ से मिलेगा? मुझे मिलेगा KClO3 को डिकम्पोज करके। अब ज़रा देखते हैं KClO3 को जब मैं डिकम्पोज करती हूँ तो मुझे क्या मिलता है? KCl प्लस O2, ठीक है, KCl प्लस O2। अब ज़रा इस रिएक्शन को बैलेंस करें तो इसका रिएक्शन बैलेंस रिएक्शन मैंने पहले से देखा हुआ था। ये 2 हो जाता है, ये 2 हो जाता है, ये 3 हो जाता है, ठीक है। तो 2 2 3। अब मुझे ऑक्सीजन कितना चाहिए? 2.5 मोल्स। इसके बारे में हम मोल्स के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। मुझे ऑक्सीजन कितना बनाना है? 2.5 मोल्स। भाई मुझे 2.5 मोल्स चाहिए इसको बर्न करने के लिए, और ये 2.5 मोल्स मुझे इस रिएक्शन से मिलना है, यानी कि ऑक्सीजन मुझे कितना बनाना है? 2.5 मोल्स। और KClO3 का क्या पूछा है? अमाउंट। अमाउंट का मतलब यहाँ पर है ग्राम्स, ठीक है। अमाउंट मतलब मुझे मास पूछा है, यानी कि इसको हम किस भाषा में लिखेंगे? ग्राम्स की भाषा में लिखेंगे। तो ज़रा इसका मास निकाल ले। इसका मास हमने 245 ग्राम्स निकाला हुआ था इसके पहले एक क्वेश्चन में, 245 ग्राम्स। तो भाई 245 ग्राम्स KClO3 को बर्न करते हैं तो कितना ऑक्सीजन मिलता है? कितने मोल्स ऑक्सीजन के? 3 मोल्स, ठीक है भाई, यहाँ पे 3 मोल्स ही तो होंगे। 245 ग्राम्स KClO3 को बर्न करते हैं तो या डिकम्पोज करते हैं तो मुझे क्या मिलता है? 3 मोल्स ऑक्सीजन मिलता है। लेकिन मुझे 3 मोल्स नहीं चाहिए, मुझे कितना चाहिए? 2.5 मोल्स। 2.5 के लिए मुझे कितना KClO3 चाहिए होगा? ये चाहिए, ये पता करना है, ठीक है। 2.5 मोल्स ऑफ O2 चाहिए। तो मैंने आपको बताया था जो वैल्यू हमें पता होती है उसको हम इस साइड लिखते हैं, जो नहीं पता होती है उसको हम राइट साइड लिखते हैं। यानी कि 3 मोल्स ऑक्सीजन के लिए आपको सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ऑफ O2 के लिए मुझे 245 ग्राम्स ऑफ KClO3 चाहिए होता है, यानी कि जब मुझे 2.5 मोल्स ऑफ O2 बनाना होगा तो मुझे कितना चाहिए होगा? मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगी, 245 इंटू 2.5 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। अब इसको सॉल्व करें ज़रा। इसको सॉल्व अगर हम करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 204.167 ग्राम्स। इतने ग्राम्स ऑफ KClO3 मुझे चाहिए होगा ताकि मैं इतना ऑक्सीजन बना लूँ और इतने ऑक्सीजन को यूज़ करके मैं कार्बन मोनोऑक्साइड को बर्न कर लूँगी, मतलब उसका कंबशन करा लूँगी। कितने कार्बन मोनोऑक्साइड को? 112। तो ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी अच्छा सा क्वेश्चन था। थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला था, बट आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? व्हाट वॉल्यूम ऑफ एयर एट NTP। ये भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट वॉल्यूम ऑफ एयर एट NTP containing 21% of oxygen by volume is required to completely burn 1000 grams of sulfur containing 4% of incombustible matter। यानी कि हमें करना क्या है? हमें यहाँ पर सल्फर को बर्न करना है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। आपसे पूछा है कि कितना एयर हमें चाहिए होगा, एयर का कितना वॉल्यूम चाहिए होगा अगर 20 एयर में 21% ऑक्सीजन है। तो सबसे पहले तो इक्वेशन लिखते हैं। देखिए इक्वेशन क्या है? सल्फ़र को बर्न करना है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये क्या दे देगा हमें? सल्फ़र डाइऑक्साइड, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई। मैं सबसे पहले कैलकुलेट करूँगी कि मुझे ऑक्सीजन कितना चाहिए। भाई 21% एयर में ऑक्सीजन होता है तो मुझे ऑक्सीजन पता चल जाएगा, तो मैं एयर का वॉल्यूम निकाल लूँगी। तो मेन टास्क हमारा यहाँ पर है एयर का ऑक्सीजन निकालना। लेकिन उससे पहले एक चीज़ यहाँ पर डिफरेंट दी गई है, और वो क्या है? ये चीज़ क्या बोला है यहाँ पर कि हमने 1000 ग्राम्स ऑफ सल्फ़र लिया, मतलब मुझे 1000 ग्राम सल्फ़र का बर्न करना है। लेकिन उस 1000 ग्राम्स में 4% इनकम्बस्टिबल मैटर है, यानी कि 4% कुछ ऐसा मैटर है जिसको हम कंबस्ट नहीं कर सकते, मतलब जिसको हम बर्न नहीं कर सकते। यानी कि 1000 ग्राम में 4%, यानी कि 4% आपका एज इट इज़ रह जाएगा, वो बर्न नहीं होगा।
यानी कि 96% ही बर्न होगा। मेरी बात समझ में आ रही है भाई? 1000 ग्राम सल्फ़र मुझे जलाना है, मुझे बर्न करना है, लेकिन क्या पूरा 100% बर्न हो जाएगा 1000 ग्राम? नहीं, 100% बर्न नहीं हो रहा, उसमें से 4% सल्फ़र ऐसा रह जा रहा है जो बर्न नहीं होगा, जो इनकम्बस्टिबल है, जिसको हम जला नहीं सकते। इसका मतलब सिर्फ 96% ही सल्फ़र का बर्न होना है। तो ज़रा निकाल लेते हैं भाई, ये 96% 1000 का होता क्या है? तो भाई कंबस्टिबल मैटर अगर मैं निकालूं तो 96% ऑफ सल्फ़र विल बी बर्नड। सिर्फ इतना ही परसेंट बर्न होगा, क्योंकि 4% तो हमारा इनकम्बस्टिबल है, वो तो बर्न होना नहीं है। तो ज़रा 96% निकाल लें। 96% ऑफ 1000 कितना आ गया है भाई? ये 100 कट गया, यहाँ से 2 0 हट गए, कितना आ गया? 960 ग्राम्स। यानी कि सिर्फ 960 ग्राम्स ऑफ सल्फ़र ही जलाना है मुझे पूरा 1000 ग्राम्स नहीं जलाना। तो 960 ग्राम्स ऑफ सल्फ़र को बर्न करने के लिए मुझे कितना ऑक्सीजन चाहिए होगा, मुझे यही कैलकुलेट करना है। अब देखिए ज़रा, हम ज़रा सबसे पहले निकालते हैं ऑक्सीजन। अब मैं ज़रा इक्वेशन दोबारा लिख रही हूँ क्योंकि स्पेस नहीं है। अब ऑक्सीजन मैं किस यूनिट में निकालूं, मतलब ग्राम्स में निकाले, मोल्स में निकाले, लीटर्स में निकाले, किस में निकाले? अब जरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कंटेनिंग 21% ऑफ ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम, यानी कि वो बता रहा है कि आपको ऑक्सीजन किस में निकालना है? वॉल्यूम में, लीटर्स में निकालना है। यानी कि अब हम ऑक्सीजन किस में निकालेंगे? लीटर्स में निकालेंगे। तो ज़रा देखो भाई, सल्फ़र का मास कितना होता है? 32 ग्राम्स, है कि नहीं? 32 ग्राम्स होता है। मैंने सल्फ़र को ग्राम्स में क्यों निकाला? क्योंकि सल्फ़र तो हर जगह ग्राम्स के बारे में ही बात कर रहे हैं ना, सल्फ़र की 1000 ग्राम्स, तो सल्फ़र की बात हम ग्राम्स में करेंगे, लेकिन ऑक्सीजन की बात हम किस में करेंगे? वॉल्यूम में, क्योंकि क्वेश्चन में ही वॉल्यूम पूछा हुआ है। तो 32 ग्राम्स ऑफ सल्फ़र को बर्न करने के लिए मुझे कितना वॉल्यूम O2 का चाहिए होता है भाई? 22.4 इतना तो चाहिए होता है भाई। ऑक्सीजन कितना चाहिए? 1 मोल, और 1 मोल में 22.4 लीटर्स मुझे ऑक्सीजन चाहिए होता है, ठीक है। लेकिन मेरे पास 32 ग्राम्स नहीं है, मेरे पास कितने हैं? मेरे पास तो 960 ग्राम्स है। तो 960 ग्राम्स मेरे को कितना O2 चाहिए होगा, यही तो निकालना है। तो ज़रा निकाल लेते हैं। 32 ग्राम्स ऑफ सल्फ़र को चाहिए हमें 22.4 लीटर्स ऑफ O2। तो 960 ग्राम्स ऑफ सल्फ़र के लिए कितना O2 चाहिए होगा? कितना चाहिए होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 960 इंटू 22.4 डिवाइडेड बाय 32, ठीक है। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 672 लीटर्स, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर? 672 लीटर्स। ऑल्दो बहुत ईजी है इसका कैलकुलेशन, आई बिलीव। तो ये देखिए, ये हो जाएगा आपका 4 से काट लीजिए इसको। 4 2 ज़ा 8, ये 4 2 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16, और ये 0 8, और ये हो गया है 8 3 ज़ा 30 हो गया, और 30 को मल्टीप्लाई करना है 22.4 से, तो ये आपका आ जाएगा 672 लीटर्स आ जाएगा, ठीक है। इतना लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन मुझे चाहिए, ठीक है। अब ज़रा देखिए, 672 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन मुझे चाहिए, तो लेकिन ये ऑक्सीजन मुझे मिल कहाँ से रहा है? एयर से, ऑब्वियसली। लेकिन एयर में सिर्फ 21% ऑक्सीजन है, यानी कि अगर मैं इतना 100% एयर ले रही हूँ तो मुझे सिर्फ 21% ही ऑक्सीजन मिल रहा है। यानी कि ये जो 21% है, ये मैंने कितना निकाला? 672। मैंने 672, यही हमारा 21% है, लेकिन मुझे 672 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन के लिए वॉल्यूम कितना लेना पड़ेगा? एयर का 100%। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि, ज़रा इसको पहले तो हटाएं, हम ये कह सकते हैं भाई कि अगर मुझे 21% ऑफ ऑक्सीजन वाला एयर चाहिए, तो 21% ऑफ ऑक्सीजन मेरा कितना हो गया? 672 लीटर्स ऑफ O2 हो गया। तो 100% कितना रहा होगा? जब 21% 672 है तो 100% कितना रहा होगा? हम क्या कर देंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई 672 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 21
1, ये कितना आ जाएगा आपका 3200 लीटर्स ऑफ, ये किसका वॉल्यूम आया है, एयर का। क्वेश्चन में देखिए मुझे एयर का व्हाट वॉल्यूम ऑफ एयर पूछा है, मुझे एयर का वॉल्यूम निकालना है, तो वो कितना आ जाएगा 3200 लीटर्स ऑफ एयर। मतलब कि मैं 3200 लीटर एयर का लूँगी, ये मेरा 100% एयर होगा, तो उसमें से मुझे 21% ऑक्सीजन का मिलेगा, और 21 ऑक्सीजन का मिलेगा मतलब 672 ग्राम्स लीटर्स, 672 लीटर्स। जब मैं 3200 लूँ तब मुझे 672 लीटर्स ऑक्सीजन का मिलेगा, क्योंकि हर 100 में सिर्फ 21% ही ऑक्सीजन है, बाकी सब तो फालतू है, हमारे किसी काम का नहीं है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आया होगा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ योर होमवर्क क्वेश्चन। ये एक बड़ा ही सिंपल सा स्टोइकियोमेट्री बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर ये जो मैंने लिखा हुआ है ये एक्चुअल में ये Fe3O4 है, ठीक है, और आयरन को इसमें हमें बर्न करना है विद स्टीम, और Fe3O4 विल बी फॉर्म्ड अलोंग विथ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, इसको आप खुद से बैलेंस करिए और इसको सॉल्व करिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड एंड होप यू एंजॉयड इट एंड आपको समझ में आई होंगी चीज़ें, क्वेश्चंस स्टोइकियोमेट्री पे बेस्ड जो मैंने आप लोगों को कराएं। एंड इफ़ यू डिड देन हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू एंड बाय बाय।